तो देखिए महाराष्ट्र में भी बड़े चौंकाने वाले महाराष्ट्र में आंकड़े आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो है महाविकास अघाड़ी ने बिल्कुल चौंका दिया है। जिस प्रकार से हम बातचीत कर रहे थे, लगातार हम पोल पंच के जरिए आपको बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है सर। तो महाराष्ट्र में आज वही नतीजे आ रहे हैं जो अभी तक के जो नतीजे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, तो वहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों 11-11 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है, उसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और उद्धव की शिवसेना 10 सीटों पर और एनसीपी की जो शरद पवार की एनसीपी है वो 8 सीटों पर आगे चल रही है। क्या कहते हैं सर, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है आगे? नरेश, मैं ये बताऊं कि महाराष्ट्र बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है। वहाँ पर 48 लोकसभा सीट्स हैं और उसमें बीजेपी और देखा जाए तो जो उनके साथ अलायंस हुआ था शिंदे ग्रुप का और जो पवार ग्रुप में जो है अजीत पवार के ग्रुप का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो अलायंस में ये लोग शिवसेना शिंदे की पार्टी और जो उद्धव, इन दोनों का जो क्लैश हुआ है उसमें सोशल बेस और आइडियोलॉजिकल बेस जो टकरा रहे थे और 15 सीट जो है एकनाथ शिंदे को मिली हुई थी, उसमें से 15 में से 13 सीट पे कांटे के मुकाबला था शिवसेना उद्धव के साथ में। और उसमें एडवांटेज जो है शिवसेना उद्धव को मिलता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेला, सेंटिमेंटल जो उनका जो अपील थी कि हमारे पीठ पे छोरा भोंका गया है और एक तरह से देखा जाए तो हमें धोखा मिला है, ये जनता के साथ जो है जनता ने उसको स्वीकार किया है और एकनाथ शिंदे को जो है उन लोगों ने प्रिफर नहीं किया। बिल्कुल सर, ये जो नतीजे आ रहे हैं इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो शिवसेना का हार्डकोर वोटर है और एनसीपी का वोटर है, तो उन्होंने उद्धव और शरद पवार के साथ जाना पसंद किया है। जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो शरद पवार की जो एनसीपी है, उनको एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनका जो है जो चुनाव निशान भी नहीं दिया, लेकिन जो जनता ने जो है उनको अपना जो है एक तरह से देखा जाए तो मत दिया है। वहाँ पर वो अपने आखिरी दौर की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और देखा जाए तो जिस तरह से आप महाराष्ट्र की राजनीति में पवार साहब उनको कहते हैं और उनके जो भतीजे अजीत पवार हैं वो उनको दादा कहते हैं, लेकिन दादा की लगता है दादागिरी चल नहीं पाई और पवार साहब जो है फिलहाल जो है अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। चौंकाने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पर बहुत मजबूत देखी जाती थी, लेकिन कांग्रेस को लेकर लगातार खबरें आती थी कि वहां पर बहुत सारा भीतरघात कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस यूबीटी और जिस तरीके से वहां पर सीट बंटवारा हुआ उसे लेकर भी कांग्रेस के नेता खासा नाराज थे। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ी टक्कर दे रखी है, 11 सीटों पर आगे हैं, बीजेपी भी 11 पे आगे है। मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी इस बार 28 सीट पे लड़ रही थी, 28 पे पिछली बार उन्होंने 23 सीट जीती हुई थी, उससे 5 सीट ज्यादा लड़ रहे थे। लेकिन जो अलायंस हुआ है एमवीए का विकास अघाड़ी का महायुति के खिलाफ में, उसमें जो वोटों का जो कॉम्बिनेशन मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि माइनॉरिटी वोट बैंक जो इन मास वोट कर रहा है उस ब्लॉक को, जबकि देखा जाए तो वो लोग जो है कभी शिवसेना को वोट नहीं करते थे। लेकिन वहाँ एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही है। एग्जिस्टेंस की लड़ाई में आप देखेंगे कि शिवसेना के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है, एनसीपी पवार ग्रुप है एनसीपी, उसके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये जो दो लोगों की अस्तित्व की लड़ाई थी और प्लस कांग्रेस के लिए भी महाराष्ट्र बहुत डिसाइडिंग एक तरह से स्टेट होने वाला था और वो स्टेट डिसाइड कर रहा है। वो स्टेट जो है देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक के तरफ जो है वोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें जो है जो बीजेपी का वोट बैंक जो कंसोलिडेटेड बन रहा था वो फिलहाल वो अर्थमेटिक जो है कामयाब होते हुए नहीं दिख रही है। बिल्कुल, अगर आप अभी टीवी स्क्रीन्स देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर बीजेपी एनडीए लाइन जो है वो करीब 297-98 बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जो ये बढ़त है वो छोटे राज्यों से ज्यादा बनी हुई है, जैसे हिमाचल उत्तराखंड की बात करें या अन्य छोटे राज्य हैं, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बढ़त मिली है। लेकिन जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा मजबूत हैं, जिस तरीके से बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसका फायदा कांग्रेस को भी हुआ है। जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा यही सरप्राइज एलिमेंट है इस बार का। उसके लिए मुद्दों की बात करूँगा। कांग्रेस अपने जो चाहे मैनिफेस्टो हो या लगातार उनके कैंपेन में उन्होंने 2-3 मुद्दों को बहुत मुखर रूप से उठाया। उसमें प्राइस राइज का यानी महंगाई का मुद्दा था, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का था और तीसरा जो आप देखेंगे कि कुछ जो लोकल मुद्दे हुआ करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश और जो हिमाचल और उत्तराखंड में आप देखेंगे उन लोगों ने अग्निवीर यानी भर्ती को लेकर, सेना में भर्ती का मामला था, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये सब मामले जो है यूथ को अट्रैक्ट करते हैं और जो प्राइस राइज सबको अफेक्ट करता है।
बीजेपी का मानना था, बीजेपी का कॉन्फिडेंस मोदी की गारंटी में दिख रहा था। मोदी की गारंटी के साथ चाहे वो राशन की फ्री राशन स्कीम हो या महिलाओं को जो है उज्ज्वला स्कीम हो, ये उससे लगता है कि लोग जो है सैचुरेशन के पॉइंट पे पहुंच चुका था। और जो वहाँ का जो लोकल काडर है, मैं तीसरी बात कहना चाहूँगा कि लोकल काडर में भी लगता है कि निराशा छा गई है। वो लोग मान के चल रहे थे कि हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं, शायद उस तरह का एफर्ट उन लोगों ने नहीं किया, जो कि जो वोटर्स के टर्नआउट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जो शायद इस तरह का रिजल्ट देने की को दर्शा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी इंतजार करिए, क्योंकि रुझान जो आ रहे हैं अभी भी इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा होगा 215-20 के आसपास वो आगे थी, लेकिन अब 227 पे आ गए हैं और ये लगातार कम ज़्यादा होते रह रहा है। इसमें सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है और आगे क्या होने वाला है ये लगातार आपको बताएंगे। देखते रहिए India.com का, दिन भर हम लगातार आपको खबरें बताएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।